एक शाम कलमकारों के नाम। माँ शारदे को मैं प्रणाम करती हूँ एवं मंच को नमन करती हूँ। मंच से जुड़े सभी दर्शकों का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे मंच की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता होती है जिसे पोस्ट ऑफ द मंथ कहते हैं, ये संपन्न हुई। ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें काफी अनुभवी रचनाकार हिस्सा लेते हैं। जनवरी माह में जो आयोजित हुई प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में दोहे और विदा पर रचनाएं लिखनी थी। दोहे विधा पर ही ये रचनाएं लिखनी। 4 चरणों में इसे संपन्न करना होता है। ये 4 चरणों में संपन्न हुई और इस प्रतियोगिता में जनवरी माह के लिए हमें संयुक्त रूप से 2 विजेता प्राप्त हुए। एक कवि मधुकर बनमाली जी और दूसरी कवित्री निभा राजीव जी। मैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को अनेकों शुभकामनाएं देती हूँ। हम पोएट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता के विजेता को हमारे कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल के एक कार्यक्रम एक शाम कलाकारों के नाम में आमंत्रित करते हैं और साक्षात्कार करते हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ होंगे जनवरी माह के पोएट ऑफ द मंथ कवि मधुकर बनमाली जी। मधुकर बनमाली जी का मैं यहाँ आपको एक छोटा सा परिचय देती हूँ। मधुकर बनमाली जी मूलतः मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी हैं। इनके पिताजी हिंदी के प्राध्यापक और साहित्यकार रहे हैं। ये स्वयं पेशेवर विद्युत अभियंता हैं और बिहार सरकार की सेवा में ये अभी हैं। हिंदी कविता में इनका लेखन मूल रूप से छंद और लय के अनुसार होता है। प्रकृति प्रेमी होने से कविताओं में अनायास ही प्रकृति सौंदर्य उमड़ पड़ता है। जैसे इस कविता में देखने को मिलता है, आज शरद खिड़की से आया, आज शरद खिड़की से आया, संग रही बलखाती पूनम। आज शरद खिड़की से आया, संग रही बलखाती पूनम, छिड़क रही आंगन में मेरे चारों चंद्र की किरणें अनुपम। इनका एकल काव्य संग्रह शेष मधुसारा 2020 में प्रकाशित हो चुका है। इन्हें गोपाल दास नीरज सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हाल ही में कलम के जादूगर नामक साहित्य संस्था द्वारा इन्हें पोएट ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी मिला है। इनकी रचनाएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कवि मधुकर बनमाली जी से मिलने के लिए। मधुकर बनमाली जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय जी। और आपके जो आशीर्वचन मुझे मिले, मुझे लगता है कि मेरे लिए आगे की साहित्य यात्रा में वो कहीं न कहीं प्रोत्साहन का काम करेंगे, प्रेरणा का काम करेंगे। जितना आशीर्वचन मुझे आज आपने दिया है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जाके कलम की सार्थकता सिद्ध होती है जब आप जैसे मनुष्यों से कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिल पाता है। देखिए, जिस क्षेत्र में हम हैं वहां प्रोत्साहन विशेष रूप से योगदान देता है हमको लिखने के लिए। तो आज आप जिस जगह पहुंचे हैं, जनवरी माह का पोएट ऑफ द मंथ का खिताब आपको मिला है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो पता नहीं, जब परसों जब मैंने न्यूज में देखा था तो उसके बाद से मुझे लगता है कि मेरी लेखनी सफल हो गई कहीं न कहीं किसी और दुनिया में। निभा जी भी मेरी अच्छी फ्रेंड है और कहीं न कहीं मतलब मैं कलम के जादूगर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी सोच को धन्यवाद देना चाहूँगा। शायद मुझे नहीं मिलता, बहुत निभा जी अच्छी को सोच मिलता है। तो उन्हें दुःख होता, निभा जी को अगर मिलता, मुझे नहीं मिलता तो उनको दुःख होता। तो ऐसा है कि हम दोनों को मिल गया तो कहीं न कहीं खुशी दुगुनी हो गई है। और ये सही। इसीलिए मैं कलम के जादूगर आदरणीय श्री तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक साहित्यिक समरसता स्थापित करने का जो उन्होंने काम किया है, इसके लिए वो निश्चय ही बधाई के पात्र हैं।
वाकई सही इतना बात है, जी जो है ये इसके वाकई हकदार हैं। जी, ये प्रतियोगिता आसान नहीं होती, 4 चरणों तक जाना, जी और चूंकि बहुत से नामचीन साहित्यकार इसमें भाग लेते हैं, जी जी तो ज्यादा टफ होता है। मुझे लगता है कि मैंने अगस्त में शुरू किया था इसमें, और 7-8 जी। महीनों के परिश्रम के बाद मैं इसमें जीत पाया हूँ, तो जाहिर है खुशी चलिए, तो बहुत। आपको सफलता मिली, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी बधाई और शुभकामनाएं दोनों आपके साथ हैं। जी जी। तो कुछ अपने बारे में बताइए मधुकर जी, कि आपने जो लेखन कार्य शुरू किया, वो शुरुआत आपने कब की, कैसे की, और लिखने के लिए आपको किस रचनाकार ने प्रभावित किया आपको? मैं सही में बताऊं तो देखिए, बचपन में भी कहीं ना कहीं जन्मजात प्रकृति थी। मैं बचपन में भी 2-4 लाइनें या 5-6 लाइनें, कभी कभी पूरी कविता बना लिया करता था। भले ही उतनी अच्छी नहीं रहती होगी उस समय, तो बचपन में हम लोग क्या लिख पाते हैं, लेकिन मैं लिखा करता था। मतलब पढ़ाइयों में एक दिन मम्मी बहुत गुस्सा होकर के उसको बंद कर दी, या मेरी डायरी को चुरा करके रख दिया, वो सब कहानियां याद आती है मुझे। मैंने खोजने का भी प्रयास किया, शायद नष्ट हो गया वो बचपन का। जी लेकिन जी। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया, जॉब में चला गया। तो जॉब में जब भी हमारे शुरुआती दिन होते हैं तो थोड़ी व्यस्तता अधिक होती है, वहां आपको ज्यादा सीखना होती होता है। है, अपना कौशल जी सीखना होता है। तो उस दौरान जी मुझे जी। मौका नहीं मिला। 17-18 के बाद थोड़ा स्थायित्व आया, तो उसके बाद पुनः जो है मेरे अंदर में प्रवृत्ति जगी कि मैं कुछ लिखूं। इस बीच में मैं थोड़ा यात्राओं पर ये भी अधिक रहा। अंदर में छुपा तो हुआ था, ये अंदर में छुपा हुआ था आपके। ये जीवन में था, वो कहीं ना कहीं निकल करके आया। सामने अभी आया। आया, धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है, वो अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर है। अभी चरम नहीं आया है, चरम आएगा। आएगा मुझे आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे आगे और आगे बढ़ेंगे, अभी आपको आगे, बहुत आगे तक जाना है आपको। जी जी। तो आप बताएंगे कि किससे आप प्रभावित हुए, किस रचनाकार ने आपको प्रभावित किया? इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने हिंदी से ऑनर्स करने की सोची। उसके बाद मैंने इग्नू से हिंदी से एमए भी किया है। तो बाबा अच्छा। नागार्जुन को सबसे पहले मैंने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा, वो बादल को घिरते देखा है। पता नहीं उस कविता ने मुझे इतना ज्यादा छुआ, इतना ज्यादा छुआ, और कहीं ना कहीं मैं खो गया। और मैं जब हिमालय यात्राएं करता था, तो उसके साथ मैं अपने आप को रिलेट करता था कि मेरी पोस्टिंग नेपाल बॉर्डर के समीप थी, तो अवकाश मिलते समय मैं नेपाल वगैरह और हिमालय की यार उत्तराखंड के हिमालय की यात्राओं पर जाता था। तो बादल को जी जी। घिरते देखा लगता सच में उसने मुझे कवि बना दिया। अगर मैं कहूँ कि बादल को घिरते देखा कविता को गुनगुनाते गुनगुनाते मैं कवि बन गया, तो सही में अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई ऐसी रचना जो आपको बहुत प्रिय हो, हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। एक रचना अभी मैंने हाल ही में लिखी है, और अभी मेरी जुबान पे चढ़ी हुई है, मैंने कल लिखी है। तो जी मैं जी कोशिश करता हूँ कि मैं उसे आपको जी। सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी ऐसा है आप लोगों को पसंद आएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि अभी बसंत का महीना तो आ गया है, लेकिन बसंत पूरी तरह से नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि मैं आह्वान करता हूँ, थोड़ा याद करता हूँ बसंत के दिनों को, तो शायद इस सर्दी से हम लोगों को निजात मिलेगी। जी। इसीलिए बसंत पे लिखा था, अभी मैं आपको सुनाता हूँ। जी। ये सुनिएगा। ज्यों बसंत उड़ती खुशबू है। इस कविता का शीर्षक है ज्यों बसंत उड़ती खुशबू है। ज्यों बसंत ज्यों उड़ती खुशबू है। जी। ज्यों बसंत उड़ती खुशबू है, पीत चुनर से सजती बू है, ज्यों बसंत उड़ती खुशबू है। अनिल डोलता है उपवन में, अनिल डोलता है उपवन में, गंध घोलता है चितवन में। अनिल डोलता है उपवन में, गंध घोलता है चितवन में। अली कली मुस्कान न पूछो, अली कली मुस्कान न पूछो, गुंजित मधुकर गान न पूछो, गुंजित मधुकर गान न पूछो। सोन जूही की सजी लताएं, भंवरों का मन बेकाबू है, भंवरों का मन बेकाबू है, जो बसंत उड़ती खुशबू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साहसीत साहसीत को कांप कांप कर, साहसीत को कांप कांप कर, सिहर सिहर तन धाप धाप कर, सिहर सिहर तन धाप धाप कर, ऋतुओं का गणतंत्र हो गया,
ऋतुओं का गणतंत्र हो गया, आकुल स्वर का तंत्र हो गया। ऋतुओं का गणतंत्र हो गया, आकुल स्वर का तंत्र हो गया। नाच रही बुलबुल कुनगी पर, नव उमंग छाया हर्षू है, नव उमंग छाया हर्षू है, वाह, जो बसंत बहुत उड़ती। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देख नदी पर हिरनों का दल, देख नदी पर हिरनों का दल, तरु शिखा पर किरणों का दल। देख नदी पर हिरनों का दल, तरु शिखा पर किरणों का दल। पीली सरसों झूम रही है, लता विटप को चूम रही है। पीली सरसों झूम रही है, लता विटप को चूम रही है। पीत वसन उन्मादक सुंदर, पीत वसन उन्मादक सुंदर, रूप तुम्हारा ज्यों जुगनू है, रूप तुम्हारा ज्यों जुगनू है, रूप तुम्हारा ज्यों जुगनू है, जो बसंत उड़ती खुशबू है। कमल खिला देखो सरवर में, कमल खिला देखो सरवर में, बजती यह वीणा किस कर में। कमल खिला देखो सरवर में, बजती यह वीणा किस कर में। वन फूलों की माला मनहर, वन फूलों की माला मनहर, पूज रहे बागीचा घर घर, पूज रहे बागीचा घर घर। स्वागत है मधुमास तुम्हारा, स्वागत है मधुमास तुम्हारा, खद ऋतु का उन्नायक तू है, खद ऋतु का उन्नायक तू है, जो बसंत होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा कि मधुकर जी, हम लोग जानते हैं कि आप कलम के जादूगर समूह के पुराने सदस्य हैं, तो आपको हमारे समूह में किन किन रचनाकारों ने प्रभावित किया है? कौन कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिनसे कि आप प्रभावित हुए हैं या आकर्षित हुए हैं, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं या लिखते हैं? हमारे समूह में तो बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार हैं। आदरणीय विशाखा जी हैं, अपने श्री तिवारी जी गुरु समान हैं, और मनोज द्विवेदी जी हैं, मनोज द्विवेदी हैं, और कितने भी अच्छे अच्छे रचनाकार। तो समूह में बहुत लोग हैं, और विशाखा जी की रचनाएं मैं हमेशा पढ़ता हूँ, उनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद आती है। अभी नए में राजीव रावत जी हैं, वो भी अच्छा लिख रहे हैं। तो समूह प्रकार के एक एक प्रकार के गुलदस्तों से भरा हुआ है। और मैं क्या बताऊं, मतलब कलम के जादूगर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ उतने प्रतिबंध नहीं है, लेखकों पर उतने प्रतिबंध नहीं है, लेखकों पर शासन करने की प्रवृत्ति नहीं है। नहीं तो मैंने बहुत समूहों में देखता हूँ, लेकिन यहाँ तो ये बड़ी अच्छी बात है। खुद हमारे तिवारी जी बहुत सहृदय आदमी हैं, बीच में कुछ समस्या समूह में भी थी, लेकिन अब नहीं है। हाँ, बिल्कुल सब स्वतंत्र हैं, और अपने मनोभाव को बहुत अच्छे से उतारने के लिए उनको छोड़ दिया गया है कि आप लिखिए, आप लिखेंगे तो एक दिन सरस्वती स्वयं कलम पर आकर बैठ जाएंगे। जी। और यदि कोई आपने कोई नई रचना इसके अलावा लिखे हो तो सुनाइए उसको। एक मिनट, मैं जस्ट ये मैं अपनी एक और रचना सुनाता हूँ जी। जो अभी सरस्वती पूजा का त्योहार आने वाला है, और मैंने माँ सरस्वती की एक वंदना लिखी थी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि माँ सरस्वती की वंदना आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो भी छंद है, लय है, राग है, वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही आता है। लेखन कहीं न कहीं मेरे लिए माँ सरस्वती का वरदान है, तो मैं एक माँ सरस्वती वंदना सुनाता हूँ। बुद्धि नहीं कोई हर पाए, बस यही सार दे वर देना। बुद्धि नहीं कोई हर पाए, बस यही सार दे वर देना। अज्ञान मिटाओ तिमिरों के, माँ सरस्वती दुख हर लेना। बुद्धि नहीं कोई हर पाए, बस यही सार दे वर देना।
लेकर वीणा रंजित कर में तुम मंद मंद मुस्काती हो, भाषा का देती ज्ञान हमें, सुर छंद तुम्ही सिखलाती हो। ज्यों मधुर कहीं संगीत बजे, अनुराग भरा जीवन देना, बुद्धि नहीं कोई हर पाए, माँ सरस्वती दुख हर लेना। मैं बताता हूँ आपको, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आज के दौर में माँ सरस्वती और उनका वरदान यही सामाजिक समस्या को बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं हम एक असहिष्णु दौर में जी रहे हैं। ऐसे में जीवन राग साहित्य संगीत का बहुत बड़ा महत्व है, और वह माँ सरस्वती की कृपा से ही संभव है कि हम लोग एक दूसरे से पुनः प्रेम कर सके और समाज में सुखपूर्वक रह सके। इसके लिए हमारे में जो वो नहीं होता है, एक प्रकार की कट्टरता जो है, वो कट्टरता खत्म होनी चाहिए, और ये कट्टरता माँ सरस्वती ही खत्म कर सकती है। माँ सरस्वती के भक्त कभी कट्टर नहीं हो सकते। जी सही बात है। मधुरस बोली में भर देना, स्वर लहरी कंठ सुनाते हूँ, वेदों का विरल पाठ करें, सभी मंत्र सुरों में गाते हूँ, सब ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों पर अधिकार हमें सुंदर देना, बुद्धि नहीं कोई हर पाए, बस यही सार देवर देना। यह कलम सृजन है तू चलकर, यह कलम सृजन है तू चलकर, छंदों में अपनी बात कहे, भावों की बहाव वह तरनी, भावों की बहाव वह तरनी, गीतों में मृदु रस धार बहे, गीतों में मृदु रस धार बहे, नित नए प्रखर दे बिंब मुझे, नित नए प्रखर दे बिंब मुझे, सदृश तुक अनुपम लय देना, सदृश तुक अनुपम लय देना, बुद्धि नहीं कोई हर पाए, बस यही सार देवर देना। बागी सा विराजो वाणी में, बागी सा विराजो वाणी में, आना तुम हंसों पर चढ़ कर, मधुमास में तेरा पूजन कर, हो पीत वसन पुलकित मधुकर, कुछ पुष्प चढ़ाऊं मैं कुमति, कुछ पुष्प चढ़ाऊं मैं कुमति, स्वीकार जरा तुम कर लेना, बुद्धि नहीं कोई हर पाए, बस यही सार देवर देना। बहुत सुंदर मधुकर जी, बहुत सुंदर कविता है आपकी, जो आपने माँ शारदे के ऊपर लिखी है, बहुत ही सुंदर है। तो मधुकर जी, आप लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी बातें पूछते हैं आपसे जो आजकल हम लोग को देखने के लिए मिल रही हैं। क्या होता है कि आजकल काफी लोग जो है अतुकांत मुक्त छंद लिखते हैं। आप क्या कहते हैं कि सिर्फ मन के भावों को लिखना ही कविता है, या उससे ऊपर भी हिंदी काव्य विधाओं का ज्ञान भी बहुत जरूरी है? अपने विचारों से हम सबको बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है आपने, और यह प्रश्न जरूरी है। देखिए, अतुकांत लिखना, अगर आप भावों का अविरल प्रवाह कर सकते हैं, अगर आप में भावों में अविरलता है, तो आप भले अतुकांत लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप भावों की अविरलता के साथ अगर छंदों की भी अविरलता देते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। जी जी। अतुकांत लिखने का मतलब नहीं है कि आप कहानी की तरह कुछ भी लिख दीजिए और कहिए कि नहीं जबरन की सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लिखते हैं, वो कविता बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, समुंदर में गोताखोर डुबकी लगाता है, समुंदर में बहुत पानी है, तो हम लोगों का काम, कवियों का काम है उसमें से मोती निकाल करके देना। ये नहीं कि समुंदर पानी भी हम लोगों को परसे के लीजिए, ये भी कविता है, नहीं, वो बिल्कुल गलत। सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले हैं।
भावनाएं हमारे पास भी और जानवरों को भी है। जानवरों को खाने की भावना होती है। हमारे मन में ऐसा नहीं कि हमारे मन में अच्छी भावनाएं आती, बुरी भावनाएं भी, दिन भर हजारों तरह की भावनाएं आती है, लेकिन उन भावनाओं में किस पर कविता लिख सकते हैं और हाँ, हर कैसे हर लिख, भावना पर कविता नहीं की जा सकती है, सही बात है, उन सही भावनाओं बोल में किस कविता कर सकते हैं, कैसे देखिए नदी होती है ना, तो नदी के जी, दो किनारे होते हैं और दो किनारों में बनकर जो नदी का प्रवाह होता है तो वो कितना अच्छा लगता है ना, कि नदी में जी, जी, एकदम, बिल्कुल, अब वही नदी का पानी जब चारों तरफ फैल जाएगा, उथला हो जाएगा, कैसा लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि हम भाव लिख रहे हैं, भाव लिख रहे हैं नहीं, भाव संतुलित होने चाहिए और उससे बिल्कुल लोगों को सही, आनंद मिलना चाहिए। सत्यम बिल्कुल, शिवम बिल्कुल, सुंदरम, कविता का मूल भाव यही है कि हम सत्य लिखे और वो सत्य उकसाने वाला नहीं हो, लड़ाने हाँ, वाला नहीं हो, मारपीट कराने वाला नहीं हो। सत्य अगर बिल्कुल, है तो बिल्कुल, लोगों के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन केवल और बिल्कुल, सत्य और सुंदर से कविता का पेट नहीं भरेगा, सत्य और शिवम से नहीं भरेगा, उसको सुंदर भी होना चाहिए। सुंदर बिल्कुल होगी सही, तो आकर्षक होगी, लोगों की जुबान पर चढ़ेगी और तब जाकर के एक कवि होने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सौंदर्य पूर्ण हो प्रसाधन जाएगा, होता सही है। नहीं, नहीं, आप सौंदर्य बिल्कुल प्रसाधन, सही कह रहे हैं। काम की चीजें कम होती है, बाकी सुगंधित चीजें होती है, लोगों को फील होता है कि हम इसको लगा के खुशबू आ रही, सुंदर हो गए हैं, तो वो होना चाहिए कविता में, वरना कविता बेकार है। अगर दवाई का देखिए, मैं आपको बता दूं, कड़वी दवाई में जो साल्ट होते हैं ना, उनका स्वाद कड़वा होता है, तो जी, कड़वा होता है, तो आपको अगर दवाई आपकी जुबान पे डाल देना तो आप मतलब पता नहीं इतना होगा शायद आप मर भी जा सकते हैं। तो उसके साथ जो उसका बेस होता है, फार्मास्यूटिकल बेस मिलाते हैं ताकि वो कविता ग्राह्य बन जाए। जो भी जी, प्रोडक्ट ग्राह्य बिल्कुल, बने, इसी तरह कविता को ग्राह्य बनाना है। ये नहीं कि कविता को उबाऊ बना दीजिएगा ना, तो कोई नहीं पढ़ेगा। हिंदी साहित्य के साथ बुरा क्या हुआ पिछले वर्षों में कि लोगों जी, ने जी, कविता को उबाऊ बनाया, नीरस बनाया। मैंने कविता इसीलिए लिखना शुरू किया है कि मैं कविता को फिर से, आप अगर मेरी कविताएं सुनते होइएगा तो आपको पुराने दिनों की याद आती हो, जी, कहीं ना जी, कहीं बिल्कुल, वो मैंने आपके आप लिखते आपके हो। प्रोफाइल में बहुत सारी कविताएं पढ़ी हूँ मैं, बहुत सारी जी, कविताएं देखी भी हूँ और पढ़ी भी हूँ, बहुत अच्छी लगी है। इसी नया पर मैं बोलिए। आपको इसी पर मैं आपको एक कविता भी अभी सुनाता हूँ, जो मेरा कविता लिखने का उद्देश्य है, जो आपने जी, जी, प्रश्न बिल्कुल, बोला। बिल्कुल, इसी पर मैं जी, अच्छा, इसी को आधार बना करके मैंने एक कविता भी लिखी थी, तो मैं वो कविता सुनाता हूँ। पहले एक बात और बताता हूँ जी, कि जी, कविता जो है, मान लीजिए कविता कवियों के द्वारा बनाया हुआ एक चीज कह सकते हैं, एक प्रोडक्ट कह सकते हैं। आपको जी, बुखार लगेगी तो आप मेडिसिन के पास जाइएगा, तो जी, मेडिसिन डॉक्टर डॉक्टर हो या मेडिसिन केमिस्ट शॉप वाला आपको दवाई देगा। आप क्या जानते बिल्कुल, हैं उस दवाई में क्या है नहीं है, वो देगा, आप खा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन मैं जी, आपको कहूं कि वो दवाई आपको तभी फायदा करेगी जब आप मेडिसिन साइंस पढ़ के, मेडिकल साइंस पढ़ के आइएगा, तो कैसा लगेगा। आपके पास समय है मेडिकल साइंस पढ़ने का, उसी नहीं, तरह नहीं, आप बिल्कुल कविता नहीं। सिंपल और सरल होनी चाहिए। अगर जी, मेरी कविता को कोई काव्य शास्त्र पढ़ा आदमी ही समझ पाए तो मेरी कविता व्यर्थ है। हाँ, कविता बिल्कुल सही बात। हुँ, साधारण व्यापारी, साधारण दुकानदार के समझने के योग्य होनी चाहिए। मैं इसी तरह बिल्कुल, लिखता हूँ। चलिए, कविता को फिर सरल और से, सौम्य होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। सरल और बिल्कुल मैं सौम्य होनी ही चाहिए कविता को, तभी हर कोई कविता समझ सकता के लिए ग्राह्य होनी चाहिए। ये है। नहीं जी, हो कि हिंदी साहित्य के जो विद्वान है, पंडित है, वही केवल मेरी कविता पढ़ के वाह वाह करे और सामान्य जन को कुछ भी समझ में नहीं आए, तो वैसी समझ में कविता को नहीं मैं, आया, बिल्कुल यही इसीलिए बोल रही हूँ कि सरल और सौम्य दोनों बातें होनी चाहिए उसके अंदर में। और इसीलिए मैंने कहा कि आपका ये सवाल बड़ा प्रासंगिक है। ये सवाल आपका बड़ा प्रासंगिक था और इसीलिए हमने कहा कि आपने वो पूछ ही लिया आखिर। क्योंकि आज के दौर में पता नहीं लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हम अपने अगर छंद में बंध के लिखेंगे तो हमारे भाव अच्छे से प्रकट नहीं होंगे। अरे नहीं होंगे, छंदों से आपकी शब्द सामर्थ्य बढ़ जाती है और आप अपने मनोभाव ज्यादा बेहतर से प्रकट कर पाते हैं। छंद प्रकट कर ये सकते नहीं हैं, होता बिल्कुल है, सही बात। छंद जी, प्रकृति जी, में विद्यमान, प्रकृति के नियम है छंद। तो ऐसा बिल्कुल। नहीं होता कि छंदों में किसी प्रकार की बनावट होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, आपकी नई कविता सुनाइए हमको, हाँ, इसी विषय पर हमारे प्रेरित दर्शक मैंने इंतज़ार करते हैं। मैंने कविता लिखनी शुरू की थी
तो जी इसी विषय पर कुछ लोगों ने कहा, मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया है। मैं बताता हूँ, अरे आप जी तुकबंदी लिख, अरे अच्छा है, तुकबंदी को ही मैं कविता मानता हूँ मैं, जी और बाकी किसी चीज को कविता नहीं मानता हूँ। तुकबंदी है तो कविता है, नहीं है तो नहीं है। हमें बहुत लोगों ने कहा, बहुत विद्वानों ने कहा कि आप तुकबंदी लिखते हैं। हाँ भाई, मैं तुकबंदी लिखता हूँ, पहला काम तो यही करता हूँ, मैंने तुकबंदी से ही कविता सीखी है, तो मैं तो तुकबंदी ही लिखता हूँ। तो सार्थकता मिली ना भाई उसमें। जी। अच्छा, ये कविता सुनिएगा, बहुत इसी विषय पर रोचक कविता है। जी इसका शीर्षक है, कविता हमें बुलाती। उस युग से इस युग तक आया, उस युग से इस युग तक आया, गीत वह, जी, उस युग से इस युग तक आया, गीत वही झोली भर लाया, गीत वही झोली भर लाया। धर लो कर में फिर से बीना, धर लो कर में फिर से बीना, चलो लगाएं पर्दा झीना, चलो चलो लगाएं पर्दा झीना। चलो बुलावा देती साकी, सब पुराने प्रतीकों और उपमानों को मैंने जोड़ा है इस कविता में। तो चलो जी जी बुलावा देती साकी, बड़ा भुलावा देगी बाकी, बड़ा भुलावा देगी बाकी। नाविक फिर मझधार चलेगा, नाविक फिर मझधार चलेगा, छंदों में रफ्तार बहेगा। वाह दीपक बाती तेल रहेगा, दीपक बाती तेल रहेगा, मेरा तेरा मेल रहेगा। दीपक वाह बाती वाह तेल रहेगा, और जलेंगे और मिटेंगे, और जलेंगे और मिटेंगे, बुझकर तन मन एक करेंगे, बुझकर तन मन एक करेंगे। ध्रुम की छाया फिर शीतल हो, ध्रुम की छाया फिर शीतल हो, वक्र दृष्टि दर्पण उत्तल हो, वक्र दृष्टि दर्पण उत्तल हो। व्यथा बुंद मोती बन जाए, व्यथा बुंद मोती बन जाए, नीर नयन स्वाति कहलाए, नीर नयन वाह स्वाति कहलाए। बहुत सुंदर। बड़ा घात, देखिए जो प्रश्न पूछा आपने, बड़ा घात अपनों का झेला, हिंदी अपनों के कारण ही परेशान हुई। बड़ा घात अपनों का झेला, गंधहीन कुसुमों का मेला, गंधहीन कुसुम जैसे पलाश का फूल होता है, गंधहीन कुसुमों जी का मेला। गंध ही नहीं करनी गुमसुम बिल्कुल। सी, गुमसुम सी कुछ कहने आती, देखो कविता हमें बुलाती, देखो कविता हमें बुलाती। कविता में आने बहुत का मेरा सुंदर बहुत उद्देश्य यही सुंदर है। बहुत सुंदर ये बहुत सुंदर। प्रतीक, ये उपमान थे, लोगों ने भुला दिए, और कविता में पता नहीं क्या, मतलब वो ध्वनि, मतलब ऐसी ऐसी ध्वनियां कविता में उत्पन्न कर दी कि मतलब लगता है कि कोई, लोगों ने बीच में कहते थे, अरे कवि तो पागल होता है, अरे देखो कवि इंजीनियर होता है, सामने बैठा हुआ है, कवि पागल थोड़े होता है। सही ये बात है। आप एक अभियंता, एक इंजीनियर होने के बाद में इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, इतने अच्छे दोहे लिख रहे हैं आप, तो ये नैरेटिव बना दिया गया कि कवि उटपटांग लिखते हैं और पागल होते हैं। कवि उटपटांग नहीं लिखते, पागल नहीं होते, कवि समाज के निर्माता भी होते हैं, कवि इंजीनियर है, सामने बैठा हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चलिए ये इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जी आजकल आप फेसबुक पर देख रहे हैं अनगिनत समूह और बहुत सारे पटल हम लोग को आजकल मिल गए हैं। आप कलम के जादूगर पर भी रचनाएं लिखते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपको हमारा समूह, यानी कि जो कलम के जादूगर समूह है, अन्य मंचों की तुलना में कैसा लगता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा समूह जो है अन्य मंचों से भिन्न कैसा है? जी, कलम के जादूगर की खास बात यह है कि यहाँ क्रिएटिविटी का सम्मान है, और जगहों पे नहीं है। मैंने, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, सही। मतलब बहुत अनुभव एकत्र किया है समूह का। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत हंसने वाली बातें आपको मिलेगी। तो कई जगह ऐसा होता है कि मेरी रचनाएं नहीं चुनते, दूसरों की चुनते हैं। मैंने देखा है, मतलब वो उसके बाद में अंतर करता हूँ तो पाता मुझे खुद ही हंसी आ जाती है। तो ऐसा ही यहाँ क्रिएटिविटी का सम्मान है, और अगर आप इस मंच पर अच्छा लिखते हैं तो यहाँ आपको नोटिस किया जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं आभार व्यक्त करता हूँ तिवारी जी का, विशाखा जी का। उन्होंने कई बार मुझे नोटिस किया है, कई बार मुझे प्रोत्साहित किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस मंच पर। और इन्हीं खूबियों की वजह से आप देखिएगा, पिछले 6 महीनों में मंच की सदस्य संख्या में मतलब भारी गति से इजाफा हुआ है, और एकदम तेजी बहुत से अच्छे बढ़ी है, एकदम हमारे तेजी से, समूह बिल्कुल सही बात है। में। अच्छे अच्छे रचनाकार हमसे जुड़े हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत जी, अच्छा मंच है हमारा, और इस मंच पर आकर सभी अपने आप को और मतलब मंच की एक और खास प्रेरित कर बात है, पाते हैं, प्रस्तुत कर मैंने पाते कई हैं। मंचों पर देखा है, कई मंचों पर देखा है कि आप अपना चेहरा फोटो लगा दीजिए और पटांग कुछ भी लिख दीजिए, और आपको पोएट ऑफ द मंथ, पोएट ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। इस मंच पर ऐसा कदापि संभव नहीं है सही कि सही आप बात है।
इस मंच पर ऐसा कदापि संभव नहीं है, तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मंच को। चलिए, हमारे श्रेय जी हैं ही इसी लायक। वो इस बिल्कुल मतलब उनकी जो हौसला अफ़ज़ाई जितनी भी की जाए कम है। बहुत सभी लोगों के साथ में उन्होंने जो अपना व्यवहार रखा हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस मंच में जो है उन्होंने इतने बड़े-बड़े काम किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे वो, बहुत आगे जाएँगे वो। तो और एक मतलब हमारे देखिए एक कविता में नेपोटिज्म इतना था और वो जो कहे ना मठाधीश बैठे हुए थे, हम लोगों को तो आगे आने ही नहीं देते हैं। वो अपनी वही सारी उबाऊ कविता सुनाते हैं अतुकांत वाली और कहते हैं कि यही विद्वान है, तुम लोग तो ये हो, मतलब सड़क पर के कवि हो। चलो भाई, हम लोग के सड़क पर के कवियों को कोई मंच तो देता है। वो नहीं तो देता वो तो जो है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो जो विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, वो हम लोग को कभी आगे आने नहीं देंगे। मैं आपको बताता हूँ, वो उनको बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। खराब लगता है अगर हमारे गीत लोगों की जुबान पे चढ़ते हैं, तो उनको बड़ा खराब लगता है। एक आदमी सही। डेली पेपर लिखते हैं फेसबुकिया कवि, चलो यार फेसबुक ने इतना तो बढ़ाया है, इतने लोग तो जानते हैं फेसबुक के माध्यम से, सही, सही, फेसबुक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। बोल रहे हैं। जब ये समूह से अगर ने हमें आगे बढ़ाया तो ये नेपोटिज्म का जाल तो टूट रहा है ना। अरे जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। क्रिएटिविटी में नेपोटिज्म लेकर के सब इतने सालों से बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि ओरांग उटांग यही पढ़ो ओरांग उटांग। अरे कविता को लोगों तक पहुंचने दीजिए, सामान्य जन तक पहुंचने दीजिए कि क्या अच्छा है, और लोगों की जुबान पे कुछ अच्छे शुद्ध हिंदी के गीत बजने दीजिए। बजने देखिए दुनिया दीजिए, की बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। होगा, ऐसा भी समय आएगा, आएगा। बिल्कुल तो तो मधुकर जी आप बताइए, समूह से जो अभी काफ़ी नए रचनाकार भी जुड़ते रहते हैं और अभी लिखना भी सीख रहे हैं, उनके लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? एक मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। आप पढ़िए, फिर लिखिए, पढ़िए, खुद को प्रेरित कीजिए, हिंदी साहित्य को पढ़िए। तो अगर जी। आप पढ़ते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपकी शब्द शक्ति, आपकी भाषा में सुधार होता है, शब्द बढ़ती शक्ति है और बढ़ती है। सुधार आता है, बिल्कुल सही बोल रहे और हैं आप। कहीं न कहीं आपको ये आना चाहिए ना, जैसे अलंकारों का प्रयोग है या आप उपमाओं में अपनी बात कहना, तो इसके लिए जी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो भाषा बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना, वो आप पढ़ने से आती है। ऐसे नहीं आती बिल्कुल, है कि आप आप अपने तक ही सीमित मत रहिए। मतलब आप जी, अपने तक सीमित मत रहिए, आप निकलिए जी। बाहर, दूसरों को भी पढ़िए, पढ़ने से पुस्तकों बहुत को कुछ हासिल होता है। जी, हिंदी साहित्य की पुरानी पुस्तकों को पढ़े, अभ्यास करें, मात्राओं को सीखे। और देखिए जन्मजात प्रतिभा, जो भी कवि है, जो लिखना जानता है, उसमें जन्मजात प्रतिभा होती है। अब हीरे बिल्कुल। में जन्मजात गुण है चमकने का, लेकिन बिना तरासे हुए हीरा तो चमकता नहीं है, तो नहीं आपको समझता नहीं। उसको तराशना पड़ेगा। ऐसा नहीं बिल्कुल, है कि आप में प्रतिभा है और आप लिखना शुरू करें, तो आप अच्छा ही लिखिएगा हर बार। मैं आज से जी, 3-4 साल पहले जो लिखता था, मैंने इधर बहुत मेहनत किया अपने लेखन पे। आज से 3-4 साल जी। पहले जो मैं लिखता था, मुझे खुद उतनी संतुष्टि नहीं, मैं उतना अच्छा नहीं लिखता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो कविताएँ मेरे लिए अप्रिय है, अभी भी मैं उनको पोस्ट करता हूँ, मेरे लिए प्रिय है कि मेरी राह यहाँ तक लेकर के तो वही आए हैं ना। वही लेकर आए हैं, लेकिन बिल्कुल। आपको संतुष्ट और आत्मगौरव का बोध नहीं होना चाहिए, आपको सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरे में तमाम कमियां हैं, लेकिन एक अच्छाई है मेरे में, बस यही है कि मैं सीखते रहता हूँ, हमेशा सीखता हूँ। और सीखते सीखते सीखने मैंने की इतना तक किया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर उम्र में इंसान सीखता है, हर पल सीखता है। मतलब लोग मेरे पास भेजते हैं और सीधे सराहना चाहते हैं। कभी कभी मैं थोड़ा अगर टिप्पणी कर देता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, सीखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रातों रात वो चाहते हैं कि हमारी कविताएं पढ़ें और लोग एकदम उस पर टूट पड़े। ऐसे तो नहीं होगा ना, नहीं आपको होता है, टाइम सीखना लगता है। है, वक़्त लगता है, समय लगता है इसके लिए। बिल्कुल प्रतिभा सही। कोई व्यक्ति फालतू नहीं होता, सब में प्रतिभा होती है, लेकिन जी, साथ जी। में आपको सीखना भी चाहिए। अपनी बातों को कैसे संतुलित कर सकते हैं, संतुलित शब्दों में बता सकते हैं, वो सीखना भी चाहिए। बिल्कुल, ये थोड़ा बिल्कुल। कमी है युवा पीढ़ी में। अगर इतना वो करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सीखेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर उन्हें मुझसे अच्छी लिख पाएंगे। मैं सबको बताता हूँ कि आप सीखिए, कोई जरूरी नहीं। आप जैसे गजलों की बात आती है, गजल लोग लिखना शुरू कर देते हैं। अब गजल लिखना जी, शुरू कर देते हैं, लेकिन गजल की मात्राओं को नहीं जानते हैं, बहर को नहीं जानते हैं, और उन्हें जी, पता जी। भी नहीं होता कि ये गजल नहीं है, लेकिन वो गजल लिख करके पोस्ट करते हैं। मैं शुरू में जी, ऐसा सही नहीं, सही।
अगर आप किसी अनुभवी इंसान से सीखिएगा ना, तो मैं गजल के बहुत सारे समूह में जुड़ा हुआ था। मैंने अभी मैं लिखता तो मुझे लगता था उर्दू में जो भी लिख रहा हूँ वो गजल ही है। लेकिन बाद में मैंने समझा कि नहीं, जो कुछ उर्दू में आप लिखते हैं वो गजल नहीं होता है। गजल एक विशेष शैली है, जैसे स्वेटर बुनते हैं उसका पैटर्न होता है, उसी तरह गजल का पैटर्न होता है। तो आप उस पैटर्न में लिखते हैं तब गजल जाके अच्छी बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल बहर सीखनी पड़ती है, रदीफ काफिया जानना पड़ता है, उसके बाद ही गजल काफिया लिख से पाते नहीं हैं। होता है, रदीफ काफिया से नहीं होता है, गजल की लय बहर से ही आती है। अगर आप बहर नहीं सीखेंगे तो गजल जब नहीं तक आप होगी। बहर नहीं सीखेंगे आप कैसे लिखेंगे? बहर और जरूरी हमने है उसके। गजल के गुरुओं से, ऐसा नहीं, मैंने हर जगह जाके लोगों को थोड़ा सा सीखने के लिए थोड़ा सा, तो मतलब क्या होता है, चापलूसी करना पड़ता है। वो चापलूसी बुरी नहीं होती है। तो मैंने बहुत जगह सीखा। अब मैंने बड़ी डांट खाई, गजलों में बड़ी डांट खाई है मैंने। इतनी डांट खाई है कि लोग आजकल इतना मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते जितनी गजलों में मैंने डांट खाई है। बिल्कुल सही बात है। जो भी सिखाने वाला होता है, गजल वाले लोग जो होते हैं वो बड़े प्राउडी होते हैं, और आप उनको उनके लेवल से नीचे नहीं जा सकते, आप ही को धीरे धीरे उनके लेवल तक पहुंचना पड़ता है, वो अपने लेवल से नीचे नहीं आते। नहीं आते हैं, बिल्कुल सही। चलिए, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और हमारे नए रचनाकार जो हैं, जो नए लेखक हैं, उन सबको भी आपने जो मार्गदर्शन दिया है, वो उनके बहुत काम आएगा। आशा है कि बता तो जैसे वो आपसे बहुत मैं कुछ थोड़ा सीखेंगे। सा स्पष्ट कर देता हूँ थोड़ा सा उनके लिए। अगर आप गजल सीखना चाहते हो तो पहले मुक्तकों पर अभ्यास करें, क्योंकि मुक्तक का जो पहली दो पंक्तियां होती है वो मतला की तरह होता है, और बाकी दो पंक्तियां गजल। आप 4 लाइन के मुक्तक अगर अच्छा लिखने लगते हैं बहर पर आधारित, तो उसके बाद आप जी, गजल जी। लिख सकते। मैंने हाँ, कल ही बिल्कुल किसी सही। को, उसी तरह अगर आप छंदों को सीखना चाहते हो तो पहले चौपाई छंद का प्रयास करें। अगर चौपाई आप सीख लेते हैं तो आगे दोहा लावनी सीखने में आसानी होगी। सबसे सरल चौपाई है, तो चौपाई का प्रयास कीजिए। और उसके बाद अगर आपको आता है, अगर कोई सीधे दोहा सीखने जाता है, दोहा बहुत सबसे कठिन छंद में मानता हूँ, तो सीधे आप दोहा सीखने जाइएगा तो निराशा होगी। सरल छंदों से कठिन छंदों की ओर बढ़ना चाहिए। तो पहले आप चौपाई सीखिए, वहां पे चौपाई सीख के दोहा सीखना आसान है। लेकिन अगर आप पहले ही दोहा सीखने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। चलिए, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं मधुकर जी। हम आपसे रूबरू होकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। मुझे अब भी बहुत हम अच्छा लगा इससे जुड़ करके। चाहते तो नहीं कि विदा ली जाए, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें अपना इतना बहुमूल्य समय दिए हैं। फिर भी हो सकता है फिर कभी किसी मोड़ पर आपसे फिर रूबरू हों, तब तक के लिए हम आपसे आते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है, कष्ट देते रहेंगे आपको, तो आप बुलाते तब रहिए। तक विदा लेते हैं आपसे। जी, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।